अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। सऊदी अरेबिया में एक समिट मुनक्किद हो रहा है आज और कल के दिन, जिसमें यूक्रेन की वॉर को ख़त्म करने के लिए, वहाँ पे पीस लाने के लिए जो कुछ भी इक़दामात या रास्ता जो है वो सामने वो लाना चाह रहे हैं। और हालिया कुछ सालों में, जैसे जस्ट आफ्टर द यूक्रेन वॉर या उससे कुछ 1 आध साल पहले, आपने ये नोटिस किया होगा कि चाइना और टर्की और रशिया, इन्होंने ये एक न्यू पैराडाइम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में। जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जहाँ पे भी प्रॉक्सी वॉर्स चल रही थी, कि वहाँ पे वॉर्स को ख़त्म किया जाए, लोगों के बीच में बैठकर नेगोशिएशंस की जाएँ और पीस टॉक्स जो हैं वो इस तरह के करवाए जाएँ जिससे वाक़ई प्रैक्टिकली वॉर्स जो हैं वो ख़त्म हों। और कुछ महीनों पहले आपको पता है कि चाइना ने आगे बढ़ के सऊदी अरब और ईरान के बीच में दोस्ती करवाई, और जो कि एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर किस्म का उन्होंने काम किया। तो अब सऊदी अरब ने भी ये शायद सोचा कि क्यों ना हम एक रोल प्ले करें, क्यों ना हम इस तरह के काम में आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात है कि अगर वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही तेज़ी से बदलती हुई ये चीज़ है। और डेली जब आप न्यूज़ खोलते हैं, डेली जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कुछ भी चीज़ इतनी सर्टेन नहीं है। और होपफुल तो होते हैं हम कि पीस की तरफ ये चीज़ जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर सामने देखना भी पड़ता है। तो ये मैं आपसे न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। ज़ेलेंस्की पुट्स होप इन जद्दा मीटिंग पीस समिट। ज़ेलेंस्की ने अपनी एक आज तो वो पहुँच चुका है सऊदी अरब, लेकिन उससे पहले उसने ये बोला कि मैं होपफुल हूँ इस पीस समिट के लिए कि ये आज अभी तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, और ऑटम में यानी कुछ महीने के अंदर यहाँ पे इसको एक पूरी प्रॉपर पीस समिट जो है ना मुनक्किद होगी। और उन्होंने बोला कि ज़ेलेंस्की ने बोला कि 40 कंट्री उनको उम्मीद है कि जद्दा में इस वक्त 5 और 6 अगस्त के दिनों में मिलेंगी। और ज़ाहिर है अगर 40 कंट्रीज़ वहाँ पे आ रही हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ सीरियस टॉक्स, कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ पर सामने आने का इम्कान है। टॉप टर्किश एडवाइज़र टू अटेंड यूक्रेन पीस टॉक इन सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरब के अंदर ये जो समिट मुनक्किद हो रही है, इसमें टर्किश मंदूबीन भी आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला 40 कंट्रीज़ के लोग आएँगे, तो उसमें ग्लोबल साउथ से भी ब्राज़ील, इंडिया और इस तरह के कुछ और ममालिक हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। और टर्की भी शामिल हो रहा है, बिकॉज़ ये सब लोग जो हैं आपस में अब इनकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और कीव यानी ज़ेलेंस्की जो है और उसके जो एलाइज़ हैं, वो भी अपने लिए सपोर्ट को रैली कर रहे हैं, ताकि रशिया की जो इन्फ्लुएंस है पीस टॉक्स के ऊपर, वो कम और हमारी बात ज़्यादा मानी जाए, यानी कीव की यानी ज़ेलेंस्की की बात ज़्यादा मानी जाए। तो वो भी इसी 40 जो मंदूबीन कंट्रीज़ हैं, उनमें वो अपनी सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि इनिशिएटिव वुड बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स पीस टुवर्ड्स अ पीस समिट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स दिस ऑटम, यानी कुछ महीने बाद ये जो पीस समिट मुतवक्की है, उसके लिए ये जो आज की मीटिंग है सऊदी अरब में, ये बहुत खुशाइंद है और ये स्टेपिंग स्टोन साबित होगी। और उसने ये बोला कि 10 पॉइंट फ़ॉर्मूला जो कि उसके ज़हन में है, जो उसने पेश कर रखा है, वो चाहेगा कि उसकी तरफ चीज़ को लेके जाया जाए। और इसमें आपको मैं याद करा दूँ कि चाइना ने इसी महीने या पिछले महीने अपनी एक 10 पॉइंट एजेंडा और फ़ॉर्मूला सामने लाया था, जिसमें उसने कहा था कि
इन पॉइंट्स के ऊपर अगर अमल किया जाए तो यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस आ सकता है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की अपने 10 पॉइंट्स सामने लेकर आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो ज़ेलेंस्की के 10 पॉइंट्स हैं ये यूएस और उसके जो एलाइज़ हैं यूरोपियन, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये वाले पॉइंट्स हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो होगी क्योंकि रशिया तो नहीं मानेगा, रशिया कहेगा कि हमारे या चाइना के पॉइंट्स जो हैं वो सामने लाए जाएँ और ये ज़ेलेंस्की कहेगा कि ये पॉइंट्स सामने लाए जाएँ। बहरहाल ये एक मतलब एक सिलसिला तो बहरहाल शुरू हो गया। और इसमें जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये सब भी शामिल होंगे। और 10 पॉइंट एजेंडा जो कि ज़ेलेंस्की सामने लेकर के आ रहा है, उसमें कुछ चीज़ें जो शामिल हैं, वो ये कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फुली रिस्टोर किया जाए, यानी कि यूक्रेन के कुछ जितने भी हिस्सों पे रशिया ने इस वक़्त मतलब एक्सेस कर ली है और स्पेशली क्रीमिया और 1-2 और सूबे हैं, जिसमें तो रेफरेंडम भी करवा दिया गया है कि वो रशिया के साथ मिलना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो वो सब के सब यूक्रेन चाहेगा कि वो वापस उसको मिल जाए और रशिया की जो ट्रूप्स हैं, वो टोटल फुल विथड्रॉल कर दें और जो फूड और की और एनर्जी की सप्लाई है उसको प्रोटेक्शन मिले और न्यूक्लियर सेफ्टी और रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, ये आप देख रहे हो कि ये सारी शर्तें जो है मानना रशिया के लिए शायद ये डिफिकल्ट होगा जब तक कि उसकी मर्जी की तमाम बातें ना मानी जाए, जिसमें स्पेशली ये चीज़ होगी जहाँ से ये जंग शुरू हुई थी कि रशिया ये कहेगा कि यूक्रेन जो है वो उसको लिख करके दे, ये श्योरिटी दे कि वो ना तो नेटो का मेंबर बनेगा और ना ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा। लेकिन बहरहाल ये देखते हैं कि अभी किस तरफ ये चीज़ें जाती हैं। वेस्टर्न ऑफिशियल्स कंसीड द इनिशिएटिव कैन पुट ओनली लिमिटेड प्रेशर ऑन मॉस्को विदाउट चाइना। वेस्टर्न जो है लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं ऑफिशियल्स भी और एनालिस्ट भी कि अगर इस सऊदी समिट के अंदर चाइना नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि इसका ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस तरह से सोचें कि एक तरफ सऊदी जो है वो यूक्रेन का जो पॉइंट्स है वो सामने लेकर आए, चाइना जो है रशिया के पॉइंट सामने लेकर आए, फिर जो एक समिट की जाए जो ऑटम में एक्सपेक्टेड है, तो उसमें इन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकल सके। तो बहरहाल Zelensky's 10-point formula is humiliating. West drags global South into the vortex of Russia-Ukraine war. ये एक ओपिनियन पीस है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के जो 10 पॉइंट्स हैं वो रशिया के लिए स्पेशली बहुत ह्यूमिलिएटिंग होंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो यूक्रेन और यूरोप के मतलब नुक्ता नज़र के मुताबिक हैं और इसके मुताबिक ये जो ग्लोबल साउथ को अंदर ड्रैग किया जा रहा है कि हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं थी इस तरह के पीस टॉक्स के अंदर, लेकिन यूएस और उनके एलाइज इनको ड्रैग करके ला रहे हैं। जस्ट 2 months after Ukraine, Zelensky visited Saudi Arabia to suggest closer cooperation. ये सऊदी समिट सामने आ गई है, यानी 2 महीने पहले ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब का दौरा किया था और 2 महीने के अंदर सऊदी अरब ने ये एक इनिशिएटिव ले लिया है। लेकिन इसके जो ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि वो सामने लेकर आ रहा है, उसमें न्यूक्लियर सेफ्टी भी है, फूड सिक्योरिटी भी है, एनर्जी सिक्योरिटी भी है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन एक तो प्रिजनर्स को वापस करना और लाइक अगर वो वॉर प्रिजनर्स है तो कैसे वो वापस होंगे। उसके अलावा यूक्रेन की जो टेरिटरीज़ हैं वो तमाम की तमाम यूक्रेन को मिल जाएँ वापस और रशिया जो है वो तमाम अपनी फ़ौजें जो हैं, ट्रूप्स जो हैं उनको ले जाए और जंगी जो सूरत हाल है उसको टोटली ख़त्म कर दे और स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया जाए जिसमें रशिया के वॉर क्राइम्स को जज किया जाए। तो ये तो चीज़ें वाक़ई रशिया इसको कबूल नहीं करेगा और
ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेशन एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द यूरो अटलांटिक स्पेस, यानी यूरोप और अटलांटिक अटलांटिक से मुराद जब होता है अटलांटिक ओशन के उस पार यूएस है, यानी कि यूएस और यूरोप की सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर के मुताबिक जो है ना वो एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें यूक्रेन को गारंटीज मिल जाएं रशिया की तरफ से कि वो यूरो अटलांटिक स्पेस को खराब नहीं करेगा। तो ये तो बिल्कुल ही वो तमाम पॉइंट्स है जिसके ऊपर रशिया ने वॉर शुरू की थी और मुश्किल है कि ये सारी बातें जो कि रशिया मान लेगा। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। सऊदी अरेबिया किक्स ऑफ यूक्रेन टॉक्स दैट एक्सक्लूड रशिया। अब ये जो सऊदी अरब में टॉक्स हो रहे हैं, एक तो चाइना भी इधर मधुर नहीं लग रहा, शायद उसके कुछ लोअर टाइप के डेलीगेट्स वहाँ होंगे, लेकिन रशिया को भी नहीं यहाँ पे बुलाया गया। तो जब ये रशिया भी यहाँ नहीं है, चाइना भी यहाँ नहीं है, तो फिर इसकी अहमियत काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि एज अ स्टेपिंग स्टोन अगर इसको लिया जाए तो फिर ये एक खुशाइन चीज़ लग रही है। चाइना, ये एक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो चाइना का अपना न्यूज़पेपर है वो ये वहाँ पे ये ओपेड आया है कि चाइना जो है वो कीन है इस बात पे कि सऊदी अरेबिया का जो यूक्रेन पीस टॉक्स हैं वो एंटी रशिया इवेंट ना बन जाए, यानी कि सऊदी अरब इतना आगे ना बढ़ जाए यूक्रेन का साथ देने में कि उसका सारा का सारा ये जो प्लान है या 10 पॉइंट्स एजेंडा है वो बिल्कुल ही एंटी रशिया चीज़ बन जाए, बल्कि उनका ख्याल है चाइना का कि सऊदी अरब को इस यूक्रेन को या ज़ेलेंस्की को एक दरमियाने पाथ की तरफ लेकर के आना चाहिए। मीनवाइल और भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिसमें जो इसी वॉर से भी और इन सब पीस टॉक से रिलेटेड हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि रशिया का जो गैस यूरोप को सेल हो रही है वो 7 मंथ हाई उसने हिट कर दिया टर्क स्ट्रीम के थ्रू जो कि गैस एक्सपोर्ट हो रही है। उसका मैं आपको एक मैप से बता दूं, आपको अगर याद हो कि जो बाल्टिक सी है बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नीचे वहां से नॉर्थ स्ट्रीम गुजरती थी, जिस नॉर्थ स्ट्रीम के थ्रू रशिया का ख्याल था कि वो मतलब यूरोप में गैस प्रोवाइड करेगी और वो पोलैंड और लिथुआनिया और जर्मनी को वो लग रही थी गैस पाइपलाइन। तो वो आपको पता है सैबोटाज हो गई थी और यूएस ने ही उसको सैबोटाज किया था कुछ महीने पहले। तो उस वक़्त उससे भी पहले यूक्रेन के थ्रू जो बहुत सारी गैस गुज़र रही थी और इससे पहले जो आपको पता है यूक्रेन रशिया की सारी गैस यूक्रेन से होते हुए यूरोप में जा रही थी। पोलैंड, ये हंगरी, रोमानिया, इन तमाम जर्मनी, इन तमाम इवन ये फ्रांस और इधर आगे तक तमाम ममालिक को गैस रशियन सेल हो रही थी यूक्रेन के रास्ते से होते हुए। जैसे ही ये जंग शुरू हुई तो रशिया ने इसके बीच में से अपनी पाइपलाइन को बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि रशिया ने कहा कि हम तो तुम्हें गैस बेचते ही नहीं है। फिर उसके बाद ये नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन यहाँ से गुजर रही थी इस बाल्टिक सी के अंदर से, इसको यूएस ने आकर के सैबोटाज कर दिया और उसने यहाँ से आकर के जर्मनी और एक दो और कंट्रीज को यहाँ पर से प्रोवाइड शुरू करनी थी, वो भी खत्म हो गया। अब रह गया रशिया का डायरेक्टली ब्लैक सी से पाइपलाइन गुजारना और टर्की के अंदर लेकर आना और टर्की के थ्रू फिर यहाँ पर यूरोप के कुछ कंट्रीज को ये गैस पाइपलाइन पहुंचना। तो ये चीज़ जो है वो अब हो रही है और उसका फ़ायदा टर्की को बहुत ज़्यादा हुआ है बिकॉज़ टर्की अब एक गैस का लाइक हब भी बन गया है, उसको खुद भी सस्ती गैस मिलेगी क्योंकि 2 पाइपलाइंस आ रही है, एक ब्लू स्ट्रीम है जो कि टर्की के मिड में लैंड कर रही है और इससे पूरा टर्की में गैस पहुंचेगी और दूसरी टर्क स्ट्रीम जो कि अनापा रशिया से आएगी और ब्लैक सी से गुजरते हुए ये टर्की के इस इलाके लुलीबुर्गास इधर उतरेगी और यहाँ से फिर यूरोप के अंदर ये सप्लाई हो रही होगी। तो वेरी इंटरेस्टिंगली इस सारी चीज़ का फ़ायदा डेफिनेटली टर्की को मिलेगा बिकॉज़ एक तो टर्की को सस्ती गैस मिलेगी और दूसरा उसको वो टैरिफ भी मिलेंगे जो कि उसके लैंड यूज़ करने से उसको वो एक्सट्रैक्ट करेगा। तो बहरहाल
ये न्यूज़ है जो मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको ये भी दिखा दूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैप उन्होंने चार्ट बनाया जिसमें ये देखिए नॉर्थ स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा गैस जो एक्सपोर्ट होनी थी और हो भी रही थी, वो ज़ीरो हो गई। क्योंकि उन्होंने खुद कर दिया। बेलारूस के थ्रू जा रहा था गैस रशिया से, वो भी कम होते-होते बहुत ही कम रह गई। उसके अलावा यूक्रेन से जो गैस आ रही थी, वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई और अब टर्क स्ट्रीम से जो गैस पहले कम थी, वो अब बढ़ते-बढ़ते वो मैक्सिमम की तरफ आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिससे यूरोप और यूक्रेन और इनके जो साथी इन लोगों को नुकसान पहुँचा है और टर्की और रशिया को के मामलात इसमें ठीक रहे। इसी वॉर के सिलसिले में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि रशिया ने 2,30,000 लोग जो हैं वो नए भर्ती कर लिए हैं आर्मी के अंदर। इससे ये साफ साबित हो रहा है, ज़ाहिर हो रहा है कि रशिया जो है बड़ा सीरियस है इस वॉर को लेकर के और वो ये नहीं सोच रहा कि मैं अब वॉर पीस टॉक की तरफ जा रहा हूँ तो चलो मैं अपने फौजी कम करूँ, बल्कि उसने तकरीबन 2 से ढाई लाख नए फौजी अपने रिक्रूट कर लिए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि जियोपॉलिटिक्स में एक पहलू नहीं होता, कई पहलू से चीज़ को देखना पड़ता है कि पीस टॉक्स हो जाएँ तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जिससे ये भी हो सकता है कि जंग दूसरी तरफ चली जाए। इसी तरह से अब डैन्यूब रिवर पर भी 1-2 दिन पहले अटैक हुआ कि रशिया ने स्ट्राइक किया और वहाँ पर कीव कह रहा है कि 40,000 टन ग्रेन जो है वो तबाह हो गई है उनकी, क्योंकि वो वहाँ पे स्टोर हुई हुई थी। तो ग्रेन का प्रॉब्लम पहले भी चल रहा है। मैंने एक पिछली पॉडकास्ट में ग्रेन का सारा आपको बताया था कि यूक्रेन की ग्रेन का रुकना और खराब होना, ये उससे पूरे ग्लोबल फूड क्राइसिस का ऊपर जो है इफ़ेक्ट आ रहा है और मज़ीद आना है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं हुई है। इसके अलावा एक और बात जिसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए कि वैगनर जो मर्सरीज़ हैं वो बेलारूस में इन बेलारूस मूव क्लोज़र टू पोलिश बॉर्डर इन पोलैंड प्राइम मिनिस्टर इज़ सेइंग दिस थिंग। ये मैं आपको बता दूँ कि 1 महीने पहले जब वैगनर के जो लोगों ने रशिया के खिलाफ रेबेलियन कर दिया था और जो यहाँ से यूक्रेन के बॉर्डर से निकल के वैगनर की ट्रूप्स जो हैं वो कॉन्वॉयज़ की सूरत में रॉस्टोव पहले पहुंची थी और रॉस्टोव से उन्होंने कहा कि अब हम मॉस्को को अटैक करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो वो सब एक ही दिन के बाद डाइवर्ट होकर जो है वो यहाँ से होते हुए बेलारूस में एंटर हो गई थी और रशिया ने उनको कुछ भी नहीं कहा और बेलारूस ने भी एंटर होने दिया। तो उस वक़्त तो बहुत ही शोर मचा कि भई ये उनके खिलाफ प्रिगोजिन या वैगनर जो है रशिया के खिलाफ हो गया। लेकिन एक ही जैसे ही इस वाक़ये की झाग बैठी तो लोगों को एहसास हुआ कि ये एक स्टंट था और बेलारूस के अंदर जो है वैगनर को एंटर करवाना असल में मकसद था। और अब आप देख लें कि 1-2 हफ्ते ही इस बात को गुज़रे हैं कि पोलैंड के जो पोलैंड बेलारूस के साथ ही मिलता है पोलैंड, उसके पीएम ने ये कहा है कि बेलारूस के अंदर वैगनर की जो मर्सनरीज़ हैं वो दाखिल हुए हैं और वो हमारे बॉर्डर की तरफ जो है वो कंसंट्रेशन अब यहाँ पर आ रहे हैं और वो अब हमारे मुल्क में आकर कोई ना कोई यानी कि एक्टिविटीज़ करेंगे, एंटी पोलिश एक्टिविटीज़ करेंगे। सो अब उनको भी खतरा ये पहुँच गया और वैगनर मर्सनरीज़ सीक टू डिस्टेबलाइज़ नेटो ईस्टर्न फ्लैंक। पोलिश प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है, यहाँ तक वैगनर पहुँच गया और अब हमें डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेगा मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ करके। और यही चीज़ यहाँ से मैं आपको एक और भी यहाँ पे शेयर कर लूँ कि पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लिथुआनिया के साथ भी बातचीत की है क्योंकि वो भी उनका नेक्स्ट डोर नेबर है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेशन बिटवीन पोलैंड एंड लिथुआनिया इज़ एसेंशियल क्योंकि वो मिलकर ये थ्रेट्स को फेस करें जो कि बेलारूस से ओरिजिनेट हो रही है क्योंकि वहाँ पर ये वैगनर आ चुका है। सो ये लिथुआनिया है, ये पोलैंड है और ये सब नेटो के मेंबर्स हैं और ये बिल्कुल एंटी बेलारूस भी हैं, एंटी यूक्रेन भी हैं, सॉरी एंटी रशिया भी हैं और रशिया अब बेलारूस में अपने वैगनर को भेजकर शायद कोई और नए-नए ऑपरेशंस अब सोचेगा और करेगा। तो लेट्स सी ये चीज़ कहाँ तक आगे चलती है और ये वॉर होपफुली पीस की तरफ ही चले जाए तो बहुत बेहतर है। थैंक यू।